ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो लेक्चर है, क्योंकि पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, रिएक्शन इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो उसमें हमने बताया था कि कैसे रिएक्शन स्टडी की जाते हैं, कैसे कंसंट्रेशन फाइंड आउट की जाती है। जिसका पहला मैंने बताया था मास परसेंटेज, है ना। मास परसेंट बताया था। मास परसेंट कैसे निकालते हैं? सिंपली मास ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड करना है मास ऑफ सॉल्यूशन से और उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये बहुत सिंपल था, मास परसेंट निकालना, ठीक है। दोनों सोल्यूट को सॉल्यूशन से डिवाइड करना है, ठीक है। ये याद रखना है। दूसरी बात की थी हमने मोल फ्रैक्शन। अब ये फ्रैक्शन है, ये परसेंटेज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, जिसकी भी आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो, चाहे सोल्यूट की चाहे सोलवेंट की, ठीक है। ए आपका मान लो सोल्यूट है यदि, और बी आपका सोलवेंट है। सपोज करो मैं ए की मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए लूंगी और उसे डिवाइड करूंगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन से, ठीक है। वहां पर हम मास ले रहे थे, यहाँ पर हम नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये क्या था, पहले टर्म में मास परसेंटेज था, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया गया था। यहाँ कोई मोल फ्रैक्शन परसेंटेज नहीं है, मोल परसेंटेज नहीं पूछा, मोल फ्रैक्शन पूछा है। तो सिंपली आपको फ्रैक्शन लेना है, इसको डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ओके। उसके बाद हमने हमने तीसरी जो टर्म पढ़नी है वो पढ़नी है मोलैरिटी। मैंने बताया भी था शायद, मोलैरिटी जिसे हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज बताना भूल गई, जो मोल फ्रैक्शन होती है आपकी, उसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा नहीं है बट मैं आपको आगे दिखा दूंगी। स्मॉल एक्स से हम मोल फ्रैक्शन को डिनोट करेंगे, और स्मॉल एन से हम क्या डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो स्मॉल एन ए का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। सिमिलरली स्मॉल एन बी का क्या मतलब है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है। क्लियर। यहाँ पर वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, दैट इज द मोलैरिटी, जिसका सिंबल क्या है, कैपिटल एम। तो मोलैरिटी निकालने के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। पहली ये कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, आपको सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए। देन आपको किससे डिवाइड करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है, कि सॉल्यूशन का क्या वॉल्यूम है लीटर्स में, ठीक है। उसको आपने डिवाइड करना है। अब यूनिट याद रखना, लीटर में लेना है, किसका वॉल्यूम लेना है, सॉल्यूशन का लेना है, ठीक है। सोल्यूट का नहीं लेना, सोलवेंट का नहीं लेना, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है लीटर में, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने बताया आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वन है दैट इज योर, हाँ एक चीज और बता देती हूँ, एक जनरल फॉर्मूला याद रखना मोलैरिटी का। यहाँ पे देखो, जहाँ पे मेरा एरो मूव कर रहा है, m1 इंटू v1 इज इक्वल टू m2 इंटू v2, ठीक है। क्लियर। ये जनरली डायल्यूशन पे एप्लीकेबल होता है। जब भी आप किसी एक सॉल्यूशन को जिसकी मोलैरिटी m1 है उसको डाइल्यूट कर रहे हो, डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अगर आप सॉल्वेंट एक्सेस में डालें और ज्यादा डालें, ठीक है, जैसे कि पानी अगर आपका सॉल्वेंट है, आपने कोई सॉल्यूशन बनाया, नमक का कोई सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया आपने, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि सॉल्ट सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करना है या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है, इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका मतलब ये है कि उस सॉल्ट सॉल्यूशन में और पानी ऐड करना है, ठीक है, पानी ऐड करना है, ठीक है। तो जनरली जब भी हम किसी सॉल्यूशन की डाइल्यूशन करते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी मोलैरिटी चेंज होगी। मोलैरिटी चेंज होगी कि नहीं होगी, देखो मोलैरिटी क्यों चेंज हो रही है, सोल्यूट तो आपने नहीं चेंज किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट तो नहीं चेंज किया ना, जितना सोल्यूट पहले था उतना भी अभी है, बट इसको डिवाइड हम करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। अब देखो, जो पानी आपने और डाल दिया है ना ऊपर से, तो जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, जनरली इंक्रीज करेगा, है ना। अगर आपने पानी ऐड किया है तो क्या होगा, मोलैरिटी क्या होगी, कम होगी या ज्यादा होगी। देखो ये जो मोलैरिटी है ना, ये किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे, है ना। ये जो न्यूमरेटर में होता है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर सोल्यूट के मोल्स इंक्रीज होते हैं तो मोलैरिटी भी इंक्रीज होगी। अगर सोल्यूट के मोल्स इंक्रीज होते हैं तो मोलैरिटी भी इंक्रीज होगी। दूसरी बात मैंने ये बोली
कि जो मोलैरिटी है कैपिटल M जिसका सिंबल है वो सॉल्यूशन के वॉल्यूम पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या होगा जी, अगर मैं सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ा दूं, है ना, ये तो आप सिंपल मैथमेटिक्स से भी बता सकते हो। अगर मैं सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ा दूं तो जो मोलैरिटी है वो क्या करेगी, वो डिक्रीज करेगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, क्लियर? क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना। ओके, तो डाइल्यूशन से मोलैरिटी चेंज होगी, ये तो आपको पता है, डिक्रीज होगी। तो ये जो फॉर्मूला है ना M1 इंटू V1 इज इक्वल टू M2 इंटू V2, ये किस चीज के लिए होता है? ये फाइंड आउट करने के लिए होता है कि अगर आपने अपना सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया है और उसकी जो नई मोलैरिटी है, क्योंकि मोलैरिटी चेंज होगी ना, जो नई वैल्यू होगी मोलैरिटी की उस सॉल्यूशन की, वो क्या होगी, वो आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, मान लो M1 क्या है आपका, M1 जो आपने पहले सॉल्यूशन लिया है ना, उसकी क्या है? मोलैरिटी, उसकी मोलैरिटी है। ठीक है, एंड V1 क्या है? V1 जो आपका सॉल्यूशन आपने लिया उसका वॉल्यूम है। समझ में आ गया? अभी M2 क्या होगा जी? M2 आपकी सॉल्यूशन की मोलैरिटी है जब आपने उसके अंदर और पानी ऐड किया है, मतलब जब आपने अपने सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया है, वो उसकी मोलैरिटी है। सपोज करो आपको नहीं पता, आपने इसको x मान लिया है ना। और V2 क्या होगा बच्चे? V2 जो अब आपका डाइल्यूट करके सॉल्यूशन बना है ना, आपने और पानी डाल के सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया है ना, अब जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है ना वो आपका V2 होगा। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर आप M1, V1 और V2 की वैल्यू पुट करके M2 निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं आपसे ये भी पूछ सकती हूँ कि अगर आपको M1 दे दूं, V1 दे दूं, M2 दे दूं और V2 की वैल्यू पूछ लूं, है ना, कैसे भी क्वेश्चन पुट कर सकता है। बट ये याद रखना कि अगर किसी सॉल्यूशन का डाइल्यूशन किया है, उसकी मोलैरिटी चेंज हो रही है, तो कौन सा कंसेप्ट लगेगा? अगर आपसे पूछा है कि नया जो सॉल्यूशन बना है डाइल्यूशन के बाद, उसका वॉल्यूम बताओ या फिर उसकी मोलैरिटी बताओ, तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। ओके, अब देखो यहाँ पे इसको समझाने के लिए मैं एक और चीज बता दूं। इन्होंने एक सॉल्यूशन दिया है, सॉरी एक मिनट, ऊपर है क्वेश्चन। देखो 200 ml ऑफ 1 मोलर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसकी मोलैरिटी कितनी दी है? 1 मोलर, उसका कितना वॉल्यूम लिया है? 200 ml लिया है, आर टेकन एंड इनफ वाटर इज एडेड टू डाइल्यूट इट टू मेक 1 लीटर। ठीक है, समझ गए? मतलब पहले जो सॉल्यूशन था ना आपके पास 1 मोलर, उसका 200 ml वॉल्यूम था, 200 ml उसका वॉल्यूम था। नाउ यू हैव टू मेक दैट वॉल्यूम इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है, मतलब आपको कितना पानी डालना पड़ेगा? 200 में कितना पानी डालोगे? 1 लीटर बन जाए 800, 800। ठीक है, तो अभी ये पूछा है कि उसकी आप हमें क्या बताओगे? नाउ मैं बता देती हूँ क्या पूछा है। M1 जो है इन्होंने दे दिया 0.2 मोलर, ठीक है, और V1 दे दिया 100,000 सॉरी, और M2 दिया है 1 मोलर। पूछा है V2 निकाल के दिखाओ। ठीक है, V2 निकाल के दिखा दो। 0.2 तो 1000 दिया है, 1 का पूछा है, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, V2 की वैल्यू आ गई 200 लीटर। यही तो बना वो, है ना, यही तो बना वो। कहाँ गया? ये रहा 200। ठीक है, क्लियर? अब देखो नेक्स्ट, हाँ ये न्यूमेरिकल देख लेते हैं, एक मिनट, कहाँ गया ये? ये बड़ा पंगा हो रहा है। हाँ ये रहा, प्रॉब्लम 1.7 देख लेते हैं, बहुत सिंपल सी है। आपको पूछा है कैलकुलेट द मोलैरिटी, मोलैरिटी निकालिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की in the solution prepared by dissolving its 4 gram in enough water to form 250 ml of this solution। ठीक है, तो कितना सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है? 250 मिलीलीटर। ठीक है, अगर आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला याद हो
तो क्या बताया था मैंने मोलारिटी में, m आपका मोलारिटी किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, लीटर्स, ठीक है, यहां पर दिया है मिलीलीटर, तो इसको चेंज कीजिए लीटर में, कैसे करते हैं, डिवाइड बाय 1000, है ना, सिंपल है। तो मेरा जो आंसर आ गया है दैट इज 0.250 लीटर, ये मेरा वॉल्यूम आ गया है लीटर में। अभी निकालना क्या है, मोलारिटी निकालना है, मतलब ये तो मुझे पता चल गया, डिनोमिनेटर में जो टर्म थी वो तो मैंने निकाल ली, अब क्या है, मुझे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, है ना। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं बच्चे, आपको जो मास गिवन है क्वेश्चन में, जितना भी मास गिवन है उसको डिवाइड करना है NaOH के मोलर मास से, ठीक है, NaOH के मोलर मास से आपको उसे डिवाइड करना है, ठीक है। अब मोलर मास कैसे निकालते हैं, याद है ना आपको, किसी भी चीज का मोलर मास निकालना है तो सिर्फ उसके एटम के जो एटॉमिक मासेस होते हैं उसको सम कर दीजिए, ठीक है। सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो ऐड करो 23 प्लस 16 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 40, ठीक है। तो कितने मोल्स आ गए जी NaOH के, क्या करूंगी, वही गिवन मास को डिवाइड करना है किससे, मोलर मास से। गिवन मास कितना है, कितना दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड 4 ग्राम, 4 ग्राम को डिवाइड कर दीजिए 40 से, ठीक है। 4/40 विल बी इक्वल टू 1/10, है ना। 1/10 किसके इक्वल होगा, 0.1 मोल, ठीक है। तो मेरे नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.1। अब मैंने इस 0.1 को डिवाइड कर दिया अपने वॉल्यूम से जो कि लीटर में निकाला गया था मेरा, तो 0.1 डिवाइड बाय 0.250, तो ये जो आंसर आया दैट इज 0.5 मोल इनवर्स, ठीक है। ओके, नाउ इसको क्या लिखेंगे हम, 0.4 कैपिटल M लिखेंगे। जो मोलारिटी की यूनिट होती है ना, ये मोल गलत कर दिया है इसने, यहाँ पे ये मोल पर लीटर लिखना है बच्चे, इन्होंने गलती होगी इनसे, ये क्या लिखोगे, यहाँ पे मोल इनवर्स कर दिया ना, ये मोल इनवर्स नहीं है, ये मोल पर लीटर है, यही फॉर्मूला से यूनिट देखो, इसको करेक्ट करना, मोल लीटर डिवाइड में मोल पर लीटर है, ठीक है। तो मोलैरिटी जो होती है ना, या तो आप लिखिए इसे मोल पर लीटर के टर्म में, है ना, क्या यूनिट लिखाओगे, मोल पर लीटर, या फिर आप क्या करो, आप लिखो सीधा कैपिटल M, कैपिटल M इसका सिंबल भी है और इसकी यूनिट भी है, ठीक है। वैसे तो यूनिट क्या बोलते हैं, मोल पर लीटर, पर 1 मोल पर लीटर इज इक्वल टू 1 M, है ना। तो आप चाहे मोल पर लीटर लिख दीजिए यूनिट में, चाहे कैपिटल M लिख दीजिए, दोनों ही करेक्ट हैं, क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है मोलैरिटी, देख लेना, निकाल लोगे मोलैरिटी, किसी भी क्वेश्चन में आ गई। अब देखना है मोलैलिटी, देयर इज अ डिफरेंस, वहां पर यहाँ पर L है ना, देखो ये 5th लेटर आपका L है, वहां पर ये R है, वो मोलैरिटी है, ये मोलैलिटी है, ठीक है। फिर थोड़ा सा डिफरेंस है, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है, कभी पेपर में फटाफट मोलैलिटी को मोलैरिटी पढ़ लिया और गलत निकाला है, ऐसा तो नहीं करना है। तो मोलैलिटी क्या होता है, इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, याद रखना, मोलैरिटी को किससे करते हैं, कैपिटल M से, और मोलैलिटी को करते हैं स्मॉल m से। क्या होता है मोलैरिटी, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, किलोग्राम, ठीक है। किलोग्राम में मास लेना है, किसका लेना है बच्चे, सोल्वेंट का मास लेना है। तो इसको थोड़ा सा मोलैरिटी से कंपेयर करो, अगर आपको चीजों को याद करना है ना, तो एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करके पढ़ा करो। मोलैरिटी में क्या कहा गया था, मोलैरिटी में कहा गया था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, यही बोला था। बट मोलैरिटी में न्यूमरेटर में तो बात वही बोली है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, बट इसको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, सोलवेंट के मास से करना पड़ेगा, और वो मास किलोग्राम में होना चाहिए, ठीक है। दोनों बातों का ध्यान रखना। ओके, अब इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं जी, अगर कोई होगा, यस ऑफ कोर्स, हियर इज अ क्वेश्चन प्रॉब्लम 1.8। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन, ये कैपिटल M कौन सा बच्चे, मोलैरिटी वाला है, ठीक है। मोलैरिटी बताइए 3 मोलर है सॉल्यूशन की, कौन से किसका सॉल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड, इज, इसकी डेंसिटी दी है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है।
ये आपको NaCl का जो सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी 3 है, 3 मोलर है, उसका डेंसिटी कितना दिया है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, नाउ बट यू हैव टू फाइंड आउट द मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी फाइंड आउट कीजिए। अब देखो, अब आप कहोगे ना तो मुझे मास पता है किलोग्राम में सॉल्वेंट का, ना ही मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता है सोल्यूट के, तो वो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा। बिल्कुल, आप पहले इस पे जाइए, इससे जो टर्म लिखी है ना 3 3 मोलर, इसका मतलब क्या है कि 3 मोल अवेलेबल है पर लीटर। 3 मोलर का क्या मतलब है, 3 मोल अवेलेबल है पर लीटर। ठीक है, 3 मोल पर लीटर अवेलेबल है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, कोई बताएगा। 3 मोल है ना, उसने बोला 3 मोलर सॉल्यूशन है, मतलब 3 मोल 1 लीटर में प्रेजेंट है। तो वो कह रहा है कि 1 लीटर अगर आपका सॉल्यूशन है तो उसमें 3 मोल प्रेजेंट है, तो मेरे नंबर ऑफ मोल हो गए 3, है ना, याद रखना नंबर ऑफ मोल हो गए 3। अभी मैं इसका सोडियम क्लोराइड का पहले मोलर मास निकाल लेती हूँ। मोलर मास निकालना है ना, तो कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास से सम करो इसके 23 रिलेटिव एटॉमिक मासेस। ठीक है, 23 सोडियम का है, क्लोरीन का कितना होगा 35.5 है ना, तो सिंपली ऐड करो, कितना हो गया जी 58.5। ये आपका सोडियम क्लोराइड का क्या आ गया है, मोलर मास आ गया है। नाउ एक बात याद रखना आप, अब मोलर मास निकाल लिया, अब यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर लिखा है कि मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये 1 मोल में इतना मास है सोडियम क्लोराइड के, तो 3 मोल में कितना होगा, 1 मोलर मास का मतलब क्या है, 1 मोल में कितना मास है सोडियम क्लोराइड के, 1 मोल सोडियम क्लोराइड में कितना मास है 58.5 ग्राम है ना, 58.5 ग्राम है। तो यहाँ पर मोल्स मैंने बताए थे कितने दिए उसने, 3 मोल्स दिए हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि 3 मोल्स का मास कितना होगा, तो आप क्या करोगे, 3 को 58.5 से मल्टीप्लाई करोगे और आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, मतलब मल्टीप्लाई करके क्या वैल्यू आया है 175.5 ग्राम। ठीक है, ये आपका टोटल सोडियम क्लोराइड का मोलर मास हो गया। ठीक है, देखो जी, उसने एज सच कोई वैल्यू नहीं दी है, उसने मोलैरिटी दी है और डेंसिटी दी है। हमें यहीं से दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये मोलैरिटी और डेंसिटी देने का मतलब क्या है। देखो, मोलैरिटी इसलिए दी है ताकि आप मोल कैलकुलेट कर सको, है ना, मोल कैलकुलेट होंगे तभी तो मास निकलेगा, है ना। तो मास निकाल दिया सोडियम क्लोराइड का 175.5 ग्राम, है ना, निकाल दिया जी। अब मुझे बताओ कि ये आपका, अच्छा, ये जो सॉल्यूशन था सोडियम क्लोराइड का 3 मोलर दिया था, मतलब 3 मोल्स पर लीटर, 1 लीटर दिया है, वॉल्यूम कितना हो गया है 1 लीटर। वॉल्यूम 1 लीटर कैसे हुआ, समझ में आया ना, मोलैरिटी दी है 3 मोलर, इसका मतलब क्या है कि 3 मोल 1 लीटर में प्रेजेंट है, मतलब वो कह रहा है कि मैंने आपको 1 लीटर सॉल्यूशन दिया है, उसके अंदर 3 मोल सोडियम क्लोराइड की प्रेजेंट है, तो वॉल्यूम आपका कितना है 1 लीटर है। वॉल्यूम आपको पता है 1 लीटर है, यहाँ पर डेंसिटी दे दी गई है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर है। ठीक है, तो क्या करूंगी मैं अपने ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम मुझे पता है, डेंसिटी मुझे पता है, मैं मास फाइंड आउट कर सकती हूँ, है ना, कर सकती हूँ ना। तो मास निकाल लिया मैंने, 1 लीटर सॉल्यूशन का मास निकाल रही हूँ, तो 1000 इंटू 1.25, ये 1000 क्यों किया बच्चे, पता है ना आपको, सॉल्यूशन तो 1 लीटर था, 1000 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जो डेंसिटी है आपकी वो ग्राम पर मिलीलीटर में है, मतलब वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में लेना पड़ेगा, जो डेंसिटी की यूनिट है ना उसको देख के चलना है। तो ग्राम पर मिलीलीटर लिखा है ना, मिलीलीटर मतलब वॉल्यूम, है ना, तो मतलब आपको जो ये जिसका मास निकालने जा रहे हो जिस सॉल्यूशन का, उसका वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में लेना पड़ेगा। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं बच्चे, 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो आपने 1000 को मल्टीप्लाई करना है 1.25 से, कर दिया, क्या वैल्यू आया है 1250 ग्राम। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई। ओके, अब मुझे बताओ, देखो ये तो सॉल्यूशन का मास हो गया है ना 1250, 1250, ये आपका सोल्यूट का मास हो गया क्या 175.5 ग्राम। आपको सॉल्यूशन का मास पता है, आपको सोल्यूट का मास पता है, तो क्या आप सोलवेंट का मास निकाल सकते हो। यस, आपको देखो ये वाला, देखो इधर जहाँ पे मेरा एरो जा रहा है, ये देखो
ये जो सॉल्यूशन का मास होता है वो क्या होता है, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का मास प्लस वाटर का मास है ना। सॉल्यूशन का मास पता है 1250, NaCl का भी पता है दैट इज योर 175.5। नाउ वाटर का फाइंड आउट करो। देखो कर दिया, क्या करना पड़ेगा, इसको इधर लेके जाओ, मतलब 1250 में से 75.5 ये 175 है। अब फिर यहाँ पे गड़बड़ कर दी इन्होंने, इसको करेक्ट करो भाई, ये 75.5 नहीं है, ये 175.5 है। इसमें से जो माइनस करके आएगा देख लेना, यही होगा आई थिंक सो 1074.5 ग्राम। ये आपका बच्चे मास आ गया है किसका, सोलवेंट का मास आ गया है। फाइनली सोलवेंट का मास आया है, ग्राम में है ये, ठीक है। अभी मुझे सोलवेंट का मास किस में चाहिए, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मुझे सोलवेंट का मास किलोग्राम में चाहिए, तो वो तो बहुत इजी है ना। ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना हो तो सिर्फ 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो वैल्यू है 1074.5 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए इस वैल्यू को 1000 से डिवाइड करो, तो क्या आंसर आएगा। देखो अब आगे क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। मोलालिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये मैं बता चुकी हूँ। मोल्स कितने थे जी, कितने मोल्स मैंने बताए थे, 3 मोल्स हैं, है ना। डिवाइड कैसे करोगे, सोलवेंट के मास से जो कि किलोग्राम में है, किलोग्राम में चेंज करवाया था अभी, क्या आ जाएगा 1.0745 किलोग्राम, ठीक है। इसको बच्चे डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ रही है 2.79 स्मॉल m, ठीक है। तो याद रखना, जैसे मोलारिटी का सिंबल कैपिटल M था और उसकी यूनिट भी कैपिटल M थी, सिमिलरली जो मोलालिटी है इसका सिंबल भी स्मॉल m है और इसकी यूनिट भी स्मॉल m है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे एक चीज हम आपको बताते हैं कि जनरली जो मोलालिटी होती है, किसी भी सॉल्यूशन की मोलालिटी है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती है, ऐसा क्यों, और जबकि मोलारिटी है वो चेंज हो जाती है। जो आपका कैपिटल M है ना, मोलारिटी ये वाले एक मिनट कहाँ गया, ऊपर ही है, ये देखो, ये जो मोलारिटी के है ना टर्म है ना, ये तो जो टर्म है ये टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती है, जबकि मोलालिटी चेंज नहीं होती। इसका कारण पता क्यों है, क्योंकि इस टर्म में वॉल्यूम इन्वॉल्व है ना, इसको निकालने के लिए हमें वॉल्यूम की जरूरत है ना, सॉल्यूशन के वॉल्यूम की जरूरत है। और जो वॉल्यूम होता है ना किसी भी सॉल्यूशन का, जनरली वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, ठीक है। ओके, लिक्विड जो होते हैं वो ऑब्वियसली टेम्परेचर ज्यादा होने पर उनका वॉल्यूम ज्यादा होगा, कम होने पर कम हो सकता है। हालांकि सब पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, दो तरह के वॉल्यूम, मतलब जैसे आइस वाला अलग होता है केस, और जो दूसरे लिक्विड होते हैं उनका केस अलग होता है, ठीक है। पानी का केस अलग है, दूसरे लिक्विड का केस अलग है, ठीक है। तो अक्सर ये देखा गया है कि जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो चेंज होगा, डेफिनेटली चेंज होगा, ठीक है। अगर आपने टेम्परेचर कम या ज्यादा किया तो वॉल्यूम में तो चेंज आएगा ही आएगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ना, अगर पानी है, पानी को अगर मैं बोलूं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली बात है वो बबल करेगा, बॉयल करना शुरू कर देगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, है ना, जैसे वो इवेपोरेट हो जाएगा कुछ। अगर मैं बोलूं कि पानी का जो वॉल्यूम है, मतलब जो पानी है उसका टेम्परेचर कम कर दे, मतलब मान लो उसको मैं फ्रीज कर दूं तो वो आइस में चेंज हो जाता है ना। तो आपने देखा होगा आइस का जो वॉल्यूम होता है वो पानी के वॉल्यूम से क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, क्लियर। तो वॉल्यूम में चेंज आता है ना अगर आप टेम्परेचर कम या ज्यादा करते हैं, इस वजह से मोलारिटी में भी चेंज आएगा, ठीक है। टेम्परेचर चेंज होने से मोलारिटी में भी चेंज आएगा। वेयर एज जो आपकी टर्म है ना मोलालिटी स्मॉल m, यहाँ पर मोल्स और नीचे क्या है, मास लिया है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम, किसी भी चीज का वॉल्यूम नहीं इन्वॉल्व है, ठीक है, वॉल्यूम की टर्म इन्वॉल्व नहीं है, तो मास जो है आपका वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता, वॉल्यूम चेंज होता है। तो जनरली इससे क्या होगा कि मोलालिटी में टेम्परेचर के साथ कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर हम इसलिए हम ऐसे सॉल्यूशन, ज्यादातर सॉल्यूशन मोलालिटी में प्रेफर करते हैं सो दैट कि हमारी कैलकुलेशन में कोई फर्क ना आए अगर हम एक सॉल्यूशन को एक टेम्परेचर रेंज से दूसरी टेम्परेचर रेंज में लेके जाएं, ठीक है। सपोज किसी रिएक्शन में आपको टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा या ऑटोमेटिकली टेम्परेचर चेंज होगा, है ना। कुछ रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती हैं, कुछ रिएक्शन एंडोथर्मिक होती हैं, ठीक है। तो उस केसेस में सपोज करो अगर ऐसा होता है तो वहां पर वॉल्यूम में भी कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा।
जिससे जो मोलारिटी है उसकी वैल्यू चेंज होगी, है ना, और इससे क्या होगा आपको पता नहीं चलेगा कि कितना चेंज आया है। तो इसलिए हम मोलालिटी में कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना प्रेफर करते हैं, बिकॉज ये वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती, तो इसमें सिर्फ मासेस ही इन्वॉल्व है, ठीक है, मास के टर्म्स इन्वॉल्व है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर के साथ कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये है आपका 11th चैप्टर, ओके, ऑल अबाउट 11th। तो यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर का 11th चैप्टर बोल गया, फर्स्ट चैप्टर इसके जो क्वेश्चन है ना, जो सिलेबस का पार्ट है, जो सिलेबस का पार्ट है वही प्रैक्टिस करना है। और मोरेवर कुछ बच्चे मुझसे ये पूछ रहे हैं कि क्या नोट्स हम बनाए या आप देंगे, तो आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप अपने, देखो मुझे प्रोवाइड करने में कुछ नहीं है, मैंने तो आपको पीडीएफ दे देना है, ठीक है, बट आई एम टेलिंग यू अगर आप अपने नोट्स खुद से बनाएंगे ना तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि जब आप चीज़ों को खुद से लिखते हो, समझ कर लिखते हो, तो आपको उसकी रिविजन हो, ठीक है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, मैंने हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन किया है ताकि आप अपने बुक में साथ के साथ किसी पेंसिल से या किसी भी जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे अंडरलाइन कर ले, ठीक है, ताकि आपको जब नोट्स बनाए तो आपको पता हो कि किस टॉपिक से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या लिखना है। हर कुछ पूरी बुक नहीं उठाकर लिखनी है हमने कॉपी में, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखने हैं, ठीक है। तो इधर यू कैन कॉपी दिस पॉइंट्स और यू कैन राइट डाउन देम इन योर लैंग्वेज, ठीक है, व्हाट्स योर विश यू कैन डू व्हाट यू वांट, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस है ये तो डेफिनेटली करने हैं, सिर्फ जो टॉपिक्स हमने आउट ऑफ सिलेबस हो चुके हैं इस टाइम, जैसे कि मैंने बताया था लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन के, ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, और क्या था आई थिंक स्टेट्स ऑफ मैटर वाला जो टॉपिक है वो भी इसमें से नहीं है, मैंने क्रॉस किया हुआ है ना हर पे। तो जो क्रॉस हो चुके हैं, जो नहीं है, उनके क्वेश्चन छोड़ देना, जो टॉपिक सिलेबस में है उनके क्वेश्चन डेफिनेटली प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट अवर सेकंड चैप्टर, ओके, till then keep studying, keep learning.